इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम पे लगता है। कोई भी पर्सन जो कि इनकम जनरेट करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगर कोई पर्सन इनकम अर्न करता है किसी भी सोर्स ऑफ इनकम में, जैसे कि प्रॉफिट हो गए, आपके गेन्स हो गए या सैलरी हो गई, वो अगर कोई भी पर्सन अर्न करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है हमें। ठीक है। ये कहता है इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो एक पर्सन पे डायरेक्टली लेविड होता है एंड वही पर्सन उसको पे करने के लिए लायबल होता है, जो कि पर्सन की टोटल इनकम पे लगता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जो मैंने आपको बता दिया, जो कि पर्सन पे डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है और वही पर्सन उसको पे कर सकता है, उसका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या पेरेंट्स उसको पे नहीं कर सकते। एनुअल चार्ज मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एनुअली चार्ज होता है, ये मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे वर्क नहीं करता, एक एनुअल ईयर के बेसिस पे जितना भी आपने एक एनुअल ईयर में अर्न करा उसके नेक्स्ट ईयर में उसकी जो जिसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं उसमें आपकी जो है कैलकुलेट होगी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर हम इसके आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? मतलब कि जो टैक्स है आपका वो सबकी लीगल ऑब्लिगेशन है पे करना। ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, अगर कोई भी पर्सन इसको पे नहीं करता उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि जो टैक्स है वो बढ़ता जाता है जैसे कि पर्सन की इनकम बढ़ती है। जब कोई पर्सन है जो कि मान लो 1 लाख रुपीज़ कमाता है मंथली, तो 1 लाख रुपये जो मंथली कमाता है और जो 50,000 मंथली कमाता है, उन दोनों की इनकम डिफरेंट है, तो उन दोनों का टैक्स भी डिफरेंट रहेगा। जो 1 लाख रुपीज़ कमाता है उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली 50,000 वाले पर्सन के। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ती जाती है। लास्ट आता है एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस। बहुत सारी 80C से 80U तक आपको एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस दी गई होती हैं, जिससे कि आप रीबेट्स या आप जो है बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के। वो हम यूनिट 1 में ही आगे की आपकी जो है वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है नीड। क्या नीड है इनकम टैक्स की? सबसे पहले है रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है। ये एक इनकम टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स होता है। गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एजुकेशन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट और भी डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह में इन्वेस्ट करती है। तो उसके लिए जो कैश आता है वो कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से। जो इनकम टैक्स जो पब्लिक से कैश कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। तो एक रेवेन्यू जनरेशन का एक तरीका है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। इनकम टैक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी लिया जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास कैश होगा और गवर्नमेंट पब्लिक से कैश लेगी तो वो पब्लिक वेलफेयर में उसे वापस लगा पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएगी, बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ये जो सब क्रिएट हुए हैं ये आपके कहीं ना कहीं पब्लिक के पैसों से हुए हैं। और ये जो सारा कैश जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट वो जीएसटी या फिर इनकम टैक्स के थ्रू करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारी डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस प्रोवाइड कराती है, जिससे कि लोगों की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस कम टैक्स लाइबिलिटी से जो पीपल हैं वो ज़्यादा सेव कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स पे वर्क करती है, मतलब कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगता है, जितनी कम इनकम होती है उस पर कम टैक्स लगता है। एक तरीके से जितनी वेल्थ है उस पर ही आपका उतना टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, काफ़ी ऐसे कैंपेन्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज़ हैं उनकी जो कंप्लायंस है वो कम हो सके, उनका टैक्स लाइबिलिटी कम हो सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज़ आएँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। लास्ट हमारा एक टॉपिक आता है अभी इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता तो नहीं है और ना आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आपके पेपर में शॉर्ट नोट में आता है तो लिखने के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स आपका मैंने बताया जो कि आपका डायरेक्टली इनकम पे इम्पोज होता है, ठीक है, और जो इनकम जिसकी इनकम होती है वही पर्सन पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका गुड्स पे लगता है, ये इनकम पे लगता है, ये गुड्स पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जो टैक्स पेयर जिस पर इनकम जिसने जनरेट करी है, जिस पर टैक्स लगा है वही पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, जो एंड कंज्यूमर होता है, जो लास्ट में उस गुड को कंज्यूम करेगा, उस सर्विस को कंज्यूम करेगा, वो पे करेगा, इसमें शिफ्ट हो सकता है बर्डन। जैसे कि आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स के आपके एग्जांपल हो गए जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो ये आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आपका, जो कि आपके शॉर्ट नोट में पूछा भी जाता है। तो प्रीवियस ईयर आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, जिसमें कोई भी पर्सन इनकम अर्न करता है उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आपने कोई इनकम अर्न करी है तो आपका प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या होता है प्रीवियस ईयर का, इनकम अर्न इन दिस ईयर इज एक्सेस्ड एंड टैक्स्ड इन द फॉलोइंग ईयर। जो भी इनकम कोई पर्सन इस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में अर्न करता है, उस पर टैक्स लगता है, उसको एक्सेस किया जाता है उसमें असेसमेंट ईयर में, ठीक है, ताकि टैक्स कैलकुलेट करा जाए, एक पर्सन की टैक्स की ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करी जाए। एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो इफ़ इनकम इज अर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2023 एंड 31 मार्च 2024, अगर कोई पर्सन है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक कंपनी में काम करता है एंड एक इनकम जनरेट करता है, ठीक है, तो ये उसका प्रीवियस ईयर कहला जाएगा। 2023 से 2024 उसका प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। और उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी, जो टैक्स उस पर कैलकुलेट करा जाएगा, वो 2024 से 2025 पर किया जाएगा, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे, ठीक है। असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर अभी मैंने आपको बताया ये भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, जिसमें कि पर्सन की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, टैक्स को इवैल्यूएट किया जाता है और टैक्स किया जाता है, मतलब कैलकुलेट करते हैं टैक्स को, ठीक है। ये भी आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। पर्पस क्या होता है, टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं आईटीआर इन द असेसमेंट ईयर डिक्लेयरिंग देयर इनकम एंड टैक्सेस पेड फॉर द प्रीवियस ईयर। ये क्यों किया जाता है, ताकि आईटीआर फिल कर पाए। आईटीआर भी हम आगे पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न होती है। इनकम टैक्स रिटर्न पे करने के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है कितना टैक्स लग रहा है, ताकि वो आईटीआर पे फिल कर पाएँ और टैक्स को पे कर पाएँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान लो अगर मैंने इनकम अर्न करी थी 2023 से लेकर 2024 तक, वही ये प्रीवियस ईयर हो गया मेरा, इसको मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर हो गया। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 जिसमें मैंने इनकम अर्न करी, उसके नेक्स्ट ईयर जो कि मेरा 2024 से लेकर 2025 तक, जिसमें मेरी इनकम को टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा कि मेरा कितना टैक्स बना है, कितना क्या हुआ है, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर को हम टैक्स कैलकुलेशन ईयर कहते हैं और प्रीवियस ईयर को हम जिसमें हम अर्न करते हैं, ठीक है, इनकम अर्न ईयर भी कहते हैं। एक्सेसी या पर्सन, कौन होता है एक पर्सन या एक्सेसी। इनकम टैक्स एक्ट में हमें बताया गया है कि कौन कौन एक्सेसी या कौन कौन पर्सन होते हैं जो इनकम टैक्स के लिए लायबल होते हैं। तो पर्सन वो होता है जो कि लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, जो कि टैक्स को पे करेगा, वो जो लायबल होगा उसे हम कहते हैं पर्सन या एक्सेसी। इसकी 3 कैटेगरी होती है, नॉर्मल एक्सेसी, डीम्ड एक्सेसी एंड एक्सेसी इन डिफॉल्ट। नॉर्मल एक्सेसी कोई भी पर्सन जो कि इनकम अर्न कर रहा है, जैसे कि सैलरीड पर्सन। डीम्ड एक्सेसी कौन हो गया, जो कि आपका किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है, जैसे कि अगर आप मान लो कोई डिसीज्ड पर्सन है, उसने कोई लीगल हायर अपना करके रखा था, तो उनका जो लीगल हायर है वो उनके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा, उसे हम कहते हैं डीम्ड एक्सेसी। एक्सेसी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट में एक्सेसी है, मतलब कि कोई पर्सन है जो इसका मतलब होता है जैसे आपका टीडीएस है, आपको पता है टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, टीडीएस होता है जो कि एक पर्सन जो अर्न करता है इनकम, उसकी इनकम पे पहले से ही टैक्स कट जाता है, जिसको हम टीडीएस कहते हैं। जैसे कि किसी को पर्सन को सैलरी मिलती है, वो टीडीएस कट के मिलती है, मतलब टैक्स कट के मिलती है, वो होता है टीडीएस। तो एक्सेसिव डिफ़ॉल्ट का मतलब है एम्प्लॉयर, ठीक है, जो एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट में टैक्स पे करने के लायबल है, उस एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो टीडीएस को डिडक्ट कर सके फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स सैलरी, एम्प्लॉयज सैलरी, ठीक है। तो ये आपका होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेस। कौन एक्सेसिव हो सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 में हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है कि पर्सन या एक्सेसिव कौन हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कोई भी पर्सन इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो हमारा इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। कोई भी HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि जैसे आपकी जो इंडियन फैमिलीज़ होती है जिनका जॉइंट वर्क होता है, वो हमारी लायबल होती हैं। कोई कंपनी हो गई, ठीक है, जैसे रिलायंस है या कोई भी कंपनी है, ये भी टैक्स पे करने के लिए लायबल होती हैं। कोई फर्म या पार्टनरशिप, जैसे कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या किसी ने पार्टनरशिप में काम कर रहा है या कोई फर्म है, वो भी आपका टैक्स पे करेगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई मिल के कोई पर्सन है जो वर्क करते हैं और इनकम अर्न करते हैं, वो भी आपका लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए। लोकल अथॉरिटीज़, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं या नॉन गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी आपका लायबल होंगी पे करने के लिए, क्योंकि वो भी अर्न कर रही हैं थ्रू सोर्सेज। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी आपका जो है इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से पर्सन या एक्सेसिव होते हैं, तो ये सारे आपको याद रखने हैं जो कि इनकम टैक्स पे करने के लायबल होते हैं। लास्ट आता है इनकम। इनकम क्या होती है? अब हमने पढ़ तो लिया कि भाई प्रीवियस ईयर में ये करते हैं, असेसमेंट ईयर में। इनकम होती क्या है? कोई भी मॉनेटरी गेन जो कि पर्सन के द्वारा रिसीव होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर और उसमें टैक्स लगता है, उसको हम कहते हैं इनकम। कोई भी इनकम या मॉनेटरी गेन जो कि पर्सन को होता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, जिस पे टैक्स लगता है, उसे हम कहते हैं इनकम, ठीक है। इनकम रेगुलर या ओकेजनल हो सकती है। रेगुलर इनकम जैसे कि कोई सैलरीड पर्सन रेगुलरली अर्न करता है, वो भी एक रेगुलर इनकम है। या ओकेजनल इनकम, जैसे कि मान लो आपने कोई न्यूज़पेपर को सेल करा या कोई बुक्स को सेल करके वन टाइम आपको इनकम हुई है, वो आपकी ओकेजनल इनकम, वो भी टैक्स लगेगा उस पर। लीगल और इलीगल इनकम, लीगल इनकम जो कि आप एक्चुअल लीगल तरीक़ों से कमाते हो, इलीगल इनकम भी होती है आपकी, उस पर भी आपका कभी ना कभी टैक्स लगता है, ठीक है, अगर वो आपके सामने आती है। मनी और बेनिफिट्स। मनी एंड बेनिफिट्स मतलब मनी जैसे कैश पे भी आपका टैक्स लगता है, और बेनिफिट्स मतलब कि कोई काइंड, जैसे कि आपके कोई अलग से कोई आपका मनी के अलावा जो आपकी चीज़ें हो गई जिस पर आपका टैक्स लगेगा। मनी के अलावा जैसे कि आपका कोई काइंड हो गया, कोई आपका कोई किसी तरीके का स्टॉक हो गया, उस पर भी आपके जो है टैक्स लगता है, ठीक है। देन एग्जम्पशंस भी आपके होते हैं इसमें। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी सारी इनकम पर आपका जो है टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम इसके हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, उस पर भी आपके काफ़ी सारे एग्जम्पशंस हैं, उस पर भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स लगता है और नहीं लगता है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्टेड रहेगी, ठीक है। कौन कौन सी? यहाँ पर आपकी कुछ इनकम्स लिस्टेड है, सम इनकम्स जो कि आपकी टैक्स होती हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, प्रॉफिट कोई हुआ है या कोई गेन हुआ है, डिविडेंड आपने कोई दिया है या इंटरेस्ट आपको कोई मिला है, ठीक है। गिफ्ट्स पे भी आपका जो है टैक्स लगता है, बट आपके जो गिफ्ट्स हैं अप टू 50,000 तक आपके एग्जम्प्ट रहते हैं, ठीक है। 50,000 के ऊपर कोई भी आपका जो गिफ्ट होगा उस पर टैक्स लगेगा, और आपका कोई अगर रिलेटिव जो टैक्स गिफ्ट दे रहा है आपको, ठीक है, वो भी जो है आपका एग्जम्प्ट रहता है। रिलेटिव भी आपका जो कोई गिफ्ट देता है वो एग्जम्प्ट रहता है। बाकी अगर कोई गिफ्ट देता है फ्रेंड वगैरह, वो आपका टैक्सेबल रहता है। लॉटरी एंड गैम्बलिंग विनिंग, अगर आपकी कोई लॉटरी या गैम्बलिंग से कोई विन होती है, कोई आपको अर्न होता है, तो वो भी आपका टैक्सेबल रहता है। कोई अलाउंस या परक्विसिट मिलता है कोई एम्प्लॉय को, अलाउंसेस या परक्विसिट मतलब कि कोई बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सैलरी से ऊपर कोई मिलते हैं एम्प्लॉय को अदर देन सैलरी, एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वो भी आपके टैक्सेबल रहते हैं। तो इसमें आपका इतना